चलें क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक एक फ़ास्ट रिव्यू मैंने करवाना है रेडियो एक्टिविटी और स्पेस फ़िज़िक्स का। ठीक है, उसको देखिएगा एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्यूरी देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, एक फ़ास्ट रिकॉल करवाने जा रहा हूँ ये वाली सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर ये एक दफ़ा से रिकॉल करवा दें। तो ये एक रिव्यू सेशन है अबाउट दिस, क्योंकि पास्ट पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कर लिए और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी इन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में, इसलिए मेरे बच्चे सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी पे हम जाएंगे। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी पर जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं विच हैव देयर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच हैव देयर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, these elements are called natural radioactive elements because they have ability to emit out the rays। ठीक है ना, emitted out the rays, जो एलिमेंट अपने अंदर से रेज emit कर रहे होते हैं वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस रेडिएशन, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ये एलिमेंट इमिट आउट कर रहा है रेडिएशन या नहीं कर रहा? तो मेरे बच्चे इसको देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, बट सम आर एज फॉलोज, वी कैन डिटेक्ट इट इन 90। अच्छा, आप लोगों को ना हिस्ट्री के ये जो ईयर्स हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इन 1896। यस बेटा अदयान, आज सिर्फ रिव्यू सेशन है। इन 1896 हमारे पास क्या चीज़ है? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका क्या नाम था? हेनरी बैक्यूरियल। हेनरी बैक्यूरियल ऑब्जर्व दैट द यूरिन कंपाउंड इज इमिटेड द सम रेज। ठीक है, रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो वो क्या उन्होंने क्या किया, उसको रेडिएशन को देखने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो प्रोसेस किया उसका नाम था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि उस रेडियो एक्टिव रेस को, अच्छा उनको कैसे पता चला था कि ये एलिमेंट अपने अंदर से रेज एमिट कर रहा है? क्योंकि वो एलिमेंट एक ब्लैक रैप पेपर के पास रखा हुआ था। ठीक है ना, वो जब ब्लैक रैप पेपर के पास रखा हुआ था तो वहाँ पर क्या चीज़ हुई थी कि उसके अंदर से जैसे जब रेज एमिट हुई थी तो उसका कुछ शेडो पड़ने लगा था ब्लैक पेपर के ऊपर। ठीक है ना, तो जो इन द फॉर्म ऑफ रेज, तब उन्होंने कहा था दिस एलिमेंट हैज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, अब हमें उसमें पता कैसे चलेगा ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है? हाउ कैन वी डिटेक्ट इट? वी कैन डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड, बट सम आर एज फॉलोज। नंबर 1 है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था गोल्ड लीफ। ये अब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ है ये पता होनी चाहिए। कैसे होता है कि ये एक चैम्बर बना हुआ होता है मेरे बच्चे, इस चैम्बर के ऊपर हमने एक कैप किया हुआ है अटैच, और इस कैप के साथ हमने 2 लीव्स लगा दिए। ठीक है, और वो लीव्स किसके बने हुए हैं? गोल्ड के। एंड द नेम ऑफ दिस इज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, हमने गोल्ड के क्यों बनाए? क्योंकि गोल्ड इज अ नॉन रिएक्टिव विद अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ, रेडियो एक्टिव रेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से हमने क्या चीज़ लगा दी? गोल्ड लीव्स लगा दिए। अब क्या हो जाएगा? ये वाला जो हमारे पास जो कैप है ना, दिस कैप इज योर द पॉजिटिवली चार्ज कैप। ठीक है, सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब क्या हो जाएगा? इसी के ऊपर हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देंगे। ये सब्सटेंस है, ये अपने अंदर से रेज एमिट करेगा। जब रेडियो एक्टिव जब सब्सटेंस जब रखते हैं तो वो अपने अंदर से दोनों रेज एमिट करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव से टकरा कर क्या हो जाएंगे? रिपेल होना शुरू हो जाएगा। और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये जब पॉजिटिव था तो ये सारे के सारे लीव्स भी कैसे थे? पॉजिटिव थे। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये जो लीव्स हैं हमारे पास ये कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दीज लीव्स बिकम अ न्यूट्रल। ठीक है, अब वो जैसे ही लीव्स मेरे बच्चे न्यूट्रल होंगे, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दिस एलिमेंट इज योर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा।
ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ये सारे के सारे लीव्स आपस में क्या होगा, कोलैप्स होगा। When these two leaves are collapse with each other, आपस में मिल जाएं, collapse हो जाएं, then at that point we can say that this is a radioactive element। तो वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये एक बंद चैम्बर में किया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस पे अप्लाई ना हो सके। ठीक है, यस मेरे बच्चे, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, एक तो ये मेथड है गोल्ड लीफ के हमारे पास डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड है, नंबर 1। अब नंबर 2 पर आ जाओ। नंबर 2 कौन सा वाला मेथड था, क्लाउड चैम्बर। ठीक है, क्लाउड चैम्बर की मैं जस्ट डायग्राम बनाऊंगा और वो एक्सप्लेन करूंगा। एक हमारे पास इस तरह का कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखी हुई है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ड्राई आइस रखी हुई है। दिस इज योर द ड्राई आइस। ठीक है, अब ड्राई आइस के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लैक रैप पेपर रख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ब्लैक पेपर रख दिया, और साइड पर हमने क्या कर दिया, अल्कोहल वेपर अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या होने लगा, विद पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है ड्राई आइस एक वाइट कलर का स्मोक क्रिएट करेगी, तो तभी हमने इसके ऊपर एक क्या प्लेस किया, ब्लैक रैप पेपर प्लेस किया, जिसकी वजह से ताकि उसका कलर कैसा आने लग जाए, ग्रे सा कलर आने लग जाए, ताकि जब रेडियो एक्टिव जब सोर्स इसके अंदर से जब रेज पास होंगी तो वो इजीली विजिबल हो। और ये हमने जो बॉक्स मैंने ऊपर बनाया, ये क्या है, ये है प्लास्टिक लिड, प्लास्टिक ना लिड बना हुआ है, और इसको हमने अटैच कर दिया किसके साथ, एक ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब जैसे ही मेरे बच्चे मैंने इसमें से रेडियो एक्टिव सोर्स रखा और रेडियो एक्टिव सोर्स ने अपनी रेज इमिट करना शुरू की, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, मुझे क्या चीज़ नज़र आने लग गई मेरे बच्चे, मुझे ना कुछ ट्रैक्स नज़र आने लग गए। ठीक है, कुछ इस तरह के डार्क ट्रैक्स नज़र आए, कुछ ट्विस्टेड आए बट स्ट्रेट, कुछ ट्विस्टेड बट शॉर्टर आए, इस तरह के ट्विस्टेड एंड द शॉर्टर। क्लियर हो गई बात? 3 तरीके के ट्रैक्स आए, एक थिक एंड डार्क, एक मुझे ट्रैक कैसा नजर आने लगा, ट्विस्टेड एंड लॉन्गर, और थर्ड ट्रैक कैसे आने लगा, ट्विस्टेड बट द शॉर्टर। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा द ट्रैक विच आर द straight and thick, this is your the alpha particles, this is your the beta, and these all are the gamma rays and the gamma particles. Clear? Is it clear? Is it clear to all of you? मेरे बच्चे लेड बॉक्स है, यस जो मॉइस्चर आएगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये जो अल्कोहल जो पाउडर हमने लगाया है उसका। लेड बॉक्स हमने क्यों रखा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सोर्स है हमारे पास, ताकि वो रेडियो एक्टिव सोर्स की जो रेज है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, पता है ना, लेड बॉक्स हम रखते हैं। आदियान बात क्लियर हो गई? और मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो मैंने अल्कोहल वेपर्स लगाए हैं वो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ।
डिटेक्शन हो गया अल्फ़ा बीटा एंड गामा का। अच्छा अल्फ़ा का अब अलग हम बात करेंगे, बीटा के अलग करेंगे, गामा के अलग करेंगे, बट द लेटर ऑन। अच्छा इसके बाद नंबर जो थर्ड हमारे पास केस है वो है जीएम ट्यूब। जीएम ट्यूब का क्या मतलब होता है? गीगर मुलर ट्यूब। फरियाल आपका सवाल था ये, ठीक है ना, ये जल्दी से देख लें। अब जीएम ट्यूब को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। With the help of this GM tube, we can also detect the radioactive rays as well as we can also detect the how much the rays is enter, how much the particles is enter in per minute or per second in the tube। कितने particles इंसर्ट हो रहे हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, जो मैंने ग्रे कलर की बनाई है, दिस और द ड्राई आइस। अब देखिएगा मेरे बच्चे, जीएम ट्यूब की, जीएम ट्यूब का क्या मतलब होता है? गीगर मुलर ट्यूब। गीगर मुलर ट्यूब कैसे बनी हुई होती है? ये आपके सामने बनी हुई है, लेकिन एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये देखें, इसके सामने ये कर्व जो मैंने बनाई है शेप, दिस इज योर द थिन मीका विंडो। और ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एक बॉक्स है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रख देंगे अभी हम, एक ये और एक ये हमने अटैच कर दिए विद द पॉजिटिव। और यहाँ पर हमने लगा दिए रेट मीटर। और ये हमने रेट मीटर इसके साथ अटैच कर दिया, और यही चीज़ हमने अटैच कर दी यहाँ पे, और ये एक दरमियान वाली चीज़ अटैच कर दी यहाँ पे, यूँ करके, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ देखिएगा, अब जाहिर सी बात है ये वाला जो एक्सेल है, दिस एक्सेल इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। ये वाला एक्सेल कैसे चल रहा था? नेगेटिव। तो यहाँ पर इस बाउंड्री पे कैसे सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। अब ये वाली कौन सी विंडो रखी हुई है? थिन मीका विंडो। बहुत पतली सी विंडो है, ठीक है, बहुत पतली सी जो विंडो है, द नेम ऑफ दिस विंडो इज थिन मीका विंडो। ये जैसे कि अनियन के ऊपर एक स्मॉल पतली सी एक लेयर लगी हुई होती है, इतनी पतली सी ये है, लाइक द बटर पेपर, ठीक है, जितना बटर पेपर होता है ना, बिल्कुल थिन, वैसा होता है ये। इसके सामने अब हमने क्या चीज़ प्लेस कर दिया मेरे बच्चे? हमने इसके सामने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस कर दिया। नाउ द रेडियो एक्टिव सोर्स इज ट्रांसमिटेड इट्स रेज, ठीक है। अब जैसे ही मेरे बच्चे रेज गई, अच्छा इसके अंदर हमने गैस भी डाली हुई है, एंड द नेम ऑफ दिस गैस इज आर्गन गैस। आर्गन गैस क्यों डाली? क्योंकि ये क्या बनी हुई है? जीएम ट्यूब है, ये ग्लास की बनी हुई है, ग्लास ट्यूब है, ताकि वो क्या हो, फटे नहीं। फटने से रोकने के लिए हमने क्या डाल दी? आर्गन गैस डाल दी। अब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव जो सोर्स है वो गए इन पार्टिकल्स के साथ टकराए। नाउ दिस पार्टिकल इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू पार्ट्स। नंबर वन इज द पॉजिटिव लाइक प्रोटॉन एंड नंबर टू इज द नेगेटिव लाइक द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरे बच्चे। जैसे ही जब टू इक्वल पार्ट्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नाउ एट दैट पॉइंट द पॉजिटिव चार्जेस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सेल। नाउ एट दैट point at that time the rate meter is start counting, ठीक है ना। रेट मीटर ने क्या किया? काउंटिंग स्टार्ट कर दी, लाइक द रेट मीटर ने अपनी वैल्यूज काउंट करना शुरू कर दिया, ठीक है जनाब। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब रेट मीटर ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और इसने क्या काउंट करना शुरू कर दिया
काउंट पर मिनट हमें बता दिया, पल्स पर मिनट बता दिया कि हाउ मच द रेज इज एंटर इन द जीएम ट्यूब इन अ मिनट, ठीक है ना। पर मिनट में हमारे पास कितनी रेज एंटर हो रही है, इन शॉर्ट इसने काउंट पर मिनट हमें बताना शुरू कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई है? मेरे बच्चे थिन मीका विंडो इसलिए लगाते हैं ताकि रेज इजीली पास आउट हो जाएं, ताकि कुछ सारी की सारी ब्लॉक ना हो जाएं, क्योंकि हमने अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट रेज देखो ब्लॉक हो जाती हैं। अगर मैं थिन मीका विंडो नहीं लगाता, ठीक है ना, मैं लगा देता जनाब किसको, पेपर लगा देता, तो क्या हो जाता, पेपर में से अल्फा रुक जाती, बाकी बीटा और गामा पर पास हो जाती। एल्यूमिनियम अगर मैं लगा देता सिर्फ और सिर्फ गामा बस पास हो जाती। लेड से तो फिर कोई पर पास ही नहीं होती। वाहिद थिन मीका विंडो एक वो शीट है जिसके अंदर से सारी की सारी रेस पास हो जाएंगी, लाइक अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी। और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर तीनों रेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इस वजह से अभी हमने क्या किया, थिन मीका विंडो को अटैच किया ताकि सारी की सारी रेज पास हो जाए, कोई भी रे ब्लॉक ना हो। यस, इज इट क्लियर फरियाल? बेटा ग्लास ट्यूब मैंने बताया तो है, ग्लास ट्यूब है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब मेरी बात गौर से सुनना मेरे बच्चे। आफ्टर सम टाइम्स वी रिमूव दिस थिन मीका विंडो, जैसे सॉरी थिन मीका विंडो कह रहा हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेस को अब हमने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। मेरे बच्चे अब हमने जैसे ही हटाया तो हमने क्या किया, देखा कि भाई हमारे पास काउंटेड मीटर चलेगा या रुक जाएगा। नाउ एट दैट पॉइंट we see that the count rate meter is still in working but its value is very minimum, ठीक है। काउंट रेट मीटर स्टिल वर्किंग में रहेगा, लेकिन अब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमारे, अच्छा हाँ, यहाँ पर एल्युमिनियम वॉल भी लिखा है। एल्युमिनियम वॉल की भी आप बना सकते हैं और ग्लास ट्यूब की भी बन सकती है। आपकी जो कोर्स बुक में उसमें ग्लास ट्यूब लिखा है, दोनों ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एल्युमिनियम के बनाएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि ईजिली नेगेटिव चार्जेस उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो चार्जेस ज़्यादा देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। यस बेटा जनक, इज इट क्लियर? लेकिन एल्युमिनियम वॉल को फिर आपने एक ग्राउंड भी प्रोवाइड करना होगा यहाँ से, ताकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आ जाएं तो वो वहाँ से फिर रिमूव हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मेरे बच्चे क्या हुआ, हमने उसको हटा दिया और हमने देखा कि काउंट रेट मीटर स्टिल वर्किंग पोजीशन में रहेगा या रुक जाएगा। व्हेन वी say this the count rate meter is still in working position। अब क्या हुआ, काउंट रेट मीटर क्या है, वर्किंग पोजीशन में। मेरे बच्चे काउंट रेट मीटर पे अब कौन सी वाली रेज आ रही हैं, कॉस्मिक्स रेज आ रही हैं, लाइक द रेज विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर में जो रेज हमारे पास प्रेजेंट हैं वो रेज हमारे पास आ रही थी, और वो रेज इजीली, थिन मीका विंडो तो बहुत पतली है, हर रेज पास हो जाती है, तो इसमें से पास होने के बाद रेट मीटर इसलिए चल रहा था बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन। इस मेरी बात को लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से हमारे पास इजीली काउंट रेट मीटर चलेगा। तो एग्जामिनर अगर सवाल पूछे कि बैकग्राउंड रेडिएशन कहाँ पर अकर होती हैं, मेरे बच्चे, बैकग्राउंड रेडिएशन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट दे आर वेरी लो लेवल रेडिएशन, एंड दीज background radiation are partially caused by the radioactive material found in rocks and the partially because of the cosmics entering from the outer space, ठीक है। cosmics rays हैं which is entering from the outer space like the soil, ठीक है। बहुत सारे जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो रही है वहाँ से रेज आती हैं, तो मेडिकल होती है, पावर स्टेशन से रेज आ रही होती हैं, तो वो सारी की सारी रेज मिल के जो रेज फॉर्म हो रही होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, कॉस्मिक्स रेज और द बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरे बच्चे रुक जाओ, वो जब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन करवाऊंगा फिर बताऊंगा।
इज इट क्लियर? जीएम ट्यूब समझ आ गया सबको? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तो अभी मुझसे पूछ लें। शाबाश। ऑल गुड। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो था हमारे पास डिटेक्शन वाला पार्ट। डिटेक्शन वाला पार्ट अब हमारा हो गया। मैंने भी आपको कहा कि हमारे पास 3 किस्म की रेज होती हैं, अल्फा बी, बीटा बी एंड गामा बी रेडिएशन होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं मेरे बच्चे? अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड द 2 न्यूट्रॉन्स। ये सवाल भी आता है, हाउ अल्फा रेडिएशन इज फॉर्म। मेरे बच्चे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन इज अ मटेरियल मीडियम एंड इट इज फॉर्म is made of 2 proton and the 2 neutron. It carries a charge of +2। ठीक है, उसका चार्ज कैसे होता है? +2 and the mass of 4। और उसका मास कितना होता है? 4। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। नाउ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उसको हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से। इनकी इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये फुल पास्ट पेपर से रिलेटेड है। इंडिकेशंस आती हैं, पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अल्फ़ा कैसे इंडिकेट करते हैं? यूँ। और अल्फ़ा को हम 4n2 भी लिखते हैं, 4n2। हीलियम को He 4n2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? अच्छा, इट कैन बी स्टॉप जस्ट अ थिन शीट ऑफ पेपर। थिन शीट ऑफ पेपर से हम इजीली इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा रेडिएशन इज स्ट्रांगली आयोनाइज द गैस और एयर थ्रू विच दे पास। जाहिर सी बात है, जिससे ये पास होगा ये इजीली आयोनाइज भी हो जाता है वहाँ से। ठीक है, आयोनाइज का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, आयोनाइज हो जाना। यस बेटा, नंबर नेक्स्ट, बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन कैसे फॉर्म होती है? बीटा पार्टिकल्स एंड द बीटा रेडिएशन और ऑल्सो मटेरियल पार्टिकल्स। अच्छा बेटा, ये द मास एंड द चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल इज द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सेम होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होता है। इट दैट मीन्स इट कैरी a charge of -1 and it carry a charge of -1। बस इसको इतना बस याद रख लें कि वो चार्ज ऑफ -1 कंसीडर करता है। यूज़ द सिंबल ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स का सिंबल कैसा होगा? जैसे कि ये है 0-1। बीटा को इस तरह से भी आप इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन 0-1 etc। ठीक है, दिस इज योर द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। Beta particle are ionized the gas or air which they pass, but their ionization is nearly 1/1000 times less than that produced by the alpha particles। छोड़ दो, ये वाला पढ़ लो, ये important points है। It has a greater penetrating power than the alpha। ठीक है, and the second thing is that and it can be stopped by at least 5 millimeter थिक एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, लीस्ट 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट से ख़त्म हो जाती है। पेनिट्रेटिंग पावर एंड आयनाइजेशन पावर अभी मैं बताने जा रहा हूँ, रुक जाए। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर अभी रहता है, मैंने अभी नहीं किया, अभी तो मैं जस्ट ये चीज़ें बस बता रहा हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बाद है हमारा टॉपिक। आप लोग इतना आगे क्यों भाग रहे हो? व्हाट्स पेनिट्रेटिंग पावर? ओके, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है बेंडिंग पावर। ठीक है, लाइक ये अगर मेरे पास एक 2 पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ही रखे हुए हैं, ये देखें जैसे कि ये रहा।
अब मेरे पास क्या चीज़ हो रही है, मेरे पास ये चीज़ हो रही है कि दो जो प्लेट्स हैं, अब अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तीन रेज होती है ना, अल्फ़ा कैरी पॉजिटिव, बीटा कैरी नेगेटिव। जाहिर सी बात है बीटा इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये जो बेंडिंग पावर है, ये देखो ये जो कर्व जो क्रिएट हो रहा है, दिस कर्व, दिस बेंडिंग इज बेसिकली कॉल्ड द पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेट हो जाना, मूव हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट चार्ज प्लेट। अब मेरे पास क्या चीज़ है, अब अल्फा पॉजिटिव था तो ये बीटा की तरफ हो गया, अब हमारे पास जो बीटा नेगेटिव था वो अल्फा की तरफ हो गया। तो ये देखो ये ज़्यादा पेनिट्रेट हो रहा है, जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव है ना। क्यों जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल इज अ लो पोटेंशियल चार्ज, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, पॉजिटिव में ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करता है, ये वाली प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं हाईली पोटेंशियल चार्ज हैं, ये हाईली पोटेंशियल चार्ज लो पोटेंशियल चार्ज को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट में क्या चीज़ होती है मेरे बच्चे, नेगेटिव प्लेट हमारे पास लो पोटेंशियल चार्ज होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्या चीज़ हो जाएगा मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा, जाहिर सी बात है इसमें लो पेनिट्रेटिंग पावर इसलिए हो जाएगी कि नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल है ना, लेस पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये अपनी कम एनर्जी अप्लाई करेगा मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के ऊपर, इस वजह से इट टेक्स टाइम टू बेंड, इसलिए हमारे पास पेनिट्रेटिंग अल्फा पार्टिकल्स की कम होती है एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग ज़्यादा होती है। गामा कैरी नो चार्ज, दैट्स वाई इट डजंट बेंड एनी साइड, इट ऑलवेज पासेस स्ट्रेट। यस, पेनिट्रेटिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ये मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि ये आगे भी यूज होगा वर्ड। नंबर नेक्स्ट, अब आयनाइजेशन वाला पॉइंट रह गया, मेरा ख्याल है वो किसने पूछा था, जनक ने पूछा था ना। न्यूक्लियर रिएक्टर पे भाई मत भागो यार, और कंट्रोल चेन रिएक्शन पे भी मत भागो, आगे बताऊंगा। जनक ने पेनिट्रेटिंग का पूछा है, पेनिट्रेटिंग का मतलब पता चलेगा, आयोनाइज का मतलब समझ लो। आयोनाइज का मतलब होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, मतलब कि वो पार्टिकल्स, वो रेस एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को जल्दी खत्म कर दे। लाइक जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा के आयनाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आयनाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है कि वो पार्टिकल्स को जल्दी ख़त्म कर देती है। आयनाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द बीटा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अभी अल्फा मैंने आपको बताया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे हैव ये वाला पॉइंट पढ़ें, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रांगली आयोनाइज द गैस और एयर थ्रू विच दे पास। गैस के पार्टिकल्स को भी खत्म कर देता है, आयोनाइज कर देता है, लाइक तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है, और ये किसके पार्टिकल्स को भी तोड़ देता है, एयर के पार्टिकल्स को भी खत्म कर देता है। इसलिए आप लोगों को याद होगा, जनक खास तौर पे मैंने बताया था, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो जो हमारे पास जितनी भी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, खासकर ऑक्सीजन, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बिल्कुल यू कैन से दैट आयोनाइज हो जाएगा। याद है ये वाली मैंने एग्जाम्पल दी थी। और जब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा और हम लोग पे मर जाएंगे। याद आ रही है मेरी ये वाली बात? तो मेरे बच्चे, वही आयोनाइजेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स ख़त्म हो जाना, गैस के या एयर के विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल है तो अभी फिर पूछ लो, फिर मैं गामा रेस पे फिर मूव करूँगा। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ऑल गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब आ जाओ गामा रेस। गामा रेस कैरी नो चार्ज, सबसे पहले तो ये बात याद रखना। एंड गामा रेस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हैव वेरी शॉर्टर वेवलेंथ एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। ऐसी बात है, इसकी वेवलेंथ कैसी है, शॉर्टर है। वेवलेंथ शॉर्टर का क्या मतलब होता है, लाइक साइन वेव इसकी यूं करके बन रही है, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर? ये मेरी बात समझ आ गई? ये दिस इज कॉल्ड अ शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा, अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट है, दे कैरी नो मास, ठीक है, नो चार्ज
नंबर नेक्स्ट पर देखिएगा, दे डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन वाइल पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जाहिर सी बात है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज मच हायर देन दैट ऑफ द बीटा पार्टिकल। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हायर है बीटा पार्टिकल से, एंड दे कैन इजीली पास थ्रू द 30 centimeter the thick sheet of aluminium. However, they can be stopped by the 2 centimeter thick sheet of lead of the several meter thick constructed wall, concentrated ball. ठीक है, ये मेरी लगता है सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं। ये बात समझ आ गई है सबको? कोई मसला है तो मेरे बच्चे यहाँ तक पूछ लें। एंड दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड हैव अ इनफाइनाइट रेंज। जाहिर सी बात है वो मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, और इसकी रेंज कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है रेंज। इसको रीड आउट कर लें, देख लें। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन क्यूरी देन यू कैन आस्क मी। Yes beta, clear. Okay, now move on the next point. A quick comparison of alpha, beta and gamma radiation. ठीक है, आयनाइजेशन पावर, वही बात हो गई। आयनाइजेशन मतलब कि जो गैस और एयर के पार्टिकल्स को ख़त्म करता है, इस बात को लाजमी याद रखना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन पार्टिकल्स किसके होते हैं मेरे बच्चे? अल्फा के। अल्फा हैज़ द ग्रेटर आयनाइजेशन पावर देन बीटा एंड देन गामा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, मूव ऑन द पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेट हो जाना। तो मेरे बच्चे, penetrating power of gamma is greater than the beta is greater than the alpha. ठीक है, penetrating power like the bending. ठीक है, तो गामा तो कहीं पे बेंडिंग नहीं होती, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि कहीं पे बेंड ही नहीं हो सकती। तो क्या हो गई? स्ट्रेट पास हो गए। फिर बीटा, बीटा क्या हो जाता है? बेंडिंग पावर है इसमें, इजीली क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। गामा में फिर बहुत, अल्फा में फिर बहुत कम है, इस वजह से इसकी बेंडिंग पावर वीकर है सबसे। ठीक है, ओके ना, ये एक कोई कंप्लीट चार्ट बना हुआ है मेरे बच्चे, इसको चार्ट को देखिएगा। अच्छा, अब आ जाए न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे बच्चे यहीं पर अब आएगा, ये बात मेरी गौर से सुनिएगा। अब मेरे पास क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्शन में एक होता है न्यूट्रॉन, उसके अंदर होता है प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या चीज़ हो रही है, गौर से देखना। जब भी न्यूट्रॉन जब टूटता है तो किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है और नेगेटिव में जाता है। और ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव में जब जाता है, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर? We can say that the one is positive and the other is negative. जब भी कोई चीज़ ब्रेक होती है ना या मेक होती है, then at that point the energy is released. अब आ जाए अल्फा डिके। एक होता है पेरेंट, एक होता है डॉटर न्यूक्लियर, और अब हमने क्या किया? अल्फा इस पर स्ट्राइक करवा दिया।
अल्फ़ा डिके किसे कहा जाता है मेरे बच्चे? अल्फ़ा डिके कहा जाता है 4 and 2। हमने अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करवा दिए। ये एक एलिमेंट था Z, इस एलिमेंट के ऊपर हमने जैसे ही बम्बार्टमेंट करवा दी अल्फ़ा की, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर? तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलेगी मेरे बच्चे? हमें वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी कि इसके प्रोटॉन नंबर और द न्यूक्लियन नंबर डिक्रीज़ होंगे। ठीक है ना? अब कैसे डिक्रीज़ होंगे? लेट सपोज 4 and 2 है। अब हमारे पास क्या हो गया? अपर साइड ये होता है न्यूक्लियन नंबर, लोअर साइड होता है हमारे पास प्रोटॉन नंबर। ठीक है ना? न्यूक्लियन नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा 4 और जो प्रोटॉन नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा किससे? 2 से। सो एट दैट पॉइंट द न्यू एलिमेंट इज फॉर्म एंड द नेम ऑफ दिस न्यू एलिमेंट इज लेट सपोज द y, and when this is formed then at that point the energy is also released over there। ठीक है? एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? रिलीज भी होगी। अब सिमिलरली मेरे पास बीटा डिके, बीटा पार्टिकल्स हमने स्ट्राइक करवा दिए। अब मेरे बच्चे मैंने जैसे ही बीटा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, इसका न्यूक्लियन नंबर में नो चेंज, a माइनस ज़ीरो, आंसर इज़ a। और जो नीचे जो एलिमेंट है हमारे पास z, तो z में क्या चीज़ हो जाएगा? z माइनस देन -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? z+1। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा क्या? इंक्रीज़ हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो गया? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़। लाइक अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? ऐड अप हो गई। क्लियर? तो हमारे पास आ गया बीटा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? ये कहलाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में अकर होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। Is it clear to all of you? Done? Okay, good. नंबर नेक्स्ट आ जाए गामा डिके। गामा डिके का क्या मतलब होता है? गामा डिके का मतलब होता है इट कैरी नो चार्ज, एक्साइटेड स्टेट। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है? एक्स ए जेड और ऊपर स्टेरिक बना हुआ है। एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड स्टेट में। द वर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स कि वो अपने अंदर ना एनर्जी बहुत ज़्यादा इमिट कर रहा है, निकाल रहा है बाहर। ठीक है ना? अब हमने क्या किया? उस पर ना गामा रेस स्ट्राइक करवा दी। अब मेरे बच्चे हमने जैसे ही गामा रेज उस पर स्ट्राइक करवा दी, देन व्हाट हैपेंड? इट्स एक्साइटमेंट इज गोइंग टू बी एंड। उसकी एक्साइटमेंट क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो था, जो एलिमेंट था, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। Are you getting my point? This is the main function of the gamma radiation. It removes the excited state of an object. Any confusion? Any query? शक्ल माशाल्लाह। Yes, beta. Any confusion? Any query? All good, all of you? Okay. Okay, ज़बरदस्त। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद रेडियो आइसोटोप्स की हम लोग बात करने जाएंगे। रेडियो आइसोटोप्स अब हमने क्या करना है? एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और द अल्फा डिके।
ठीक है, इससे क्या करना है, एक न्यू एलिमेंट फॉर्म करना है। अब कैसे फॉर्म करते हैं, अच्छा जब न्यू एलिमेंट फॉर्म करना होता है ना, एक एलिमेंट है XAZ, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप कहते हैं। इसके अंदर हमने एक ऐड करवा दिया न्यूट्रॉन। जैसे मेरे बच्चे हम जब ऐड करवा देंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन, देन व्हाट हैपेंड, वी से XA+1 देन Z+0, आंसर इज Z। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, XAZ, दिस इज योर द प्रोटॉन एज वेल, P11। जैसे मेरे बच्चे हम इसमें जब ऐड करवा देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, YA+1 और फिर Z+1। इससे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है ना, नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, XAZ, और ये क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास आ रहा है 4n2, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन में एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जब एडिशन होगा देन वी रिसीव द न्यू एलिमेंट ZA+4 एंड द A+4 and the Z+2. Clear? Any confusion? Is it clear to all of you? ये बात समझ आ गई आप लोगों को रेडियो आइसोटोप्स की? ओके गुड। नाउ मूव ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आ जाए न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। आप लोग ग्रेड 8 से पढ़ते हुए आए हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या चीज़ होती है मेरे बच्चे, न्यूक्लियर फिजन बेसिकली a nuclear reaction is a process in which two nuclei or a nucleus and a subatomic particle such as proton, neutron or a high energy electron collide together to form the two new nuclei। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या चीज़ फॉर्म कर देंगे, टू न्यूक्लियाई फॉर्म कर देंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड नंबर 2 इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब क्या चीज़ हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजन। मेरे बच्चे न्यूक्लियर फिजन में क्या चीज़ होती है, हमेशा एक बात याद रखना, एक यूरेनियम कंपाउंड है। ठीक है, उस यूरेनियम कंपाउंड के अंदर हमने एक न्यूट्रॉन को ऐड करवा दिया। मेरे बच्चे जैसे हम जब ऐड करवा देंगे तो वो किस में चला जाएगा, अनस्टेबिलिटी में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो मेरे बच्चे जब अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट इट्स रिलीज इट्स एनर्जी। ठीक है, ब्रोकन डाउन हो जाएगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, एक बात लाजमी याद रखना, जब एक एलिमेंट स्टेबल होता है, ठीक है ना, लाइक वी कैन से दैट दिस इज अ यूरेनियम कंपाउंड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, it is stable, and when we add one neutron in it, it become an unstable। ये किस में चला जाएगा, अनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। अनस्टेबिलिटी में कैसे गया, क्योंकि 236 एंड देन 92, इसका न्यूक्लियन नंबर 236 हो गया और इसका प्रोटॉन नंबर कितना हो गया, 92 हो गया। ठीक है, जैसे ही अनस्टेबिलिटी में जाएगा, कुछ देर अनस्टेबल होने के बाद इट स्प्लिटेड आउट, लाइक फट जाएगा, एकदम से टूट जाएगा, इतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी भर जाएगी। ठीक है ना, लाइक अब जैसे कि ये किस में टूटेगा, टू मोर स्टेबल एलिमेंट्स। कौन कौन से, एक टूटेगा बैरियम में, एक टूटेगा क्रिप्टॉन में। ठीक है ना, अब बैरियम में मेरे पास क्या चीज़ है, Ba14156 एंड क्रिप्टॉन 92 एंड 36 विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी। ठीक है, with the release of some energy and the name of, अच्छा एक बात लाजमी याद रखना, during this process, ये जब प्रोसेस जब हो रहा होता है, ठीक है ना, एक बात लाजमी याद रखिएगा आप कि आपके पास एनर्जी या तो रिलीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ ड्यूरिंग मेकिंग एंड ड्यूरिंग ब्रेकिंग एनर्जी इज़ ऑलवेज रिलीज। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है, लाइक क्रिप्टॉन में टूट रहा है और बेरियम में टूट रहा है। व्हेन इट ब्रोकन डाउन इनटू द क्रिप्टॉन एंड द बेरियम, इट रिलीज द एनर्जी एंड इट रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके पास कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स। तो एक बात लाजमी याद रखिएगा कि जब भी आप एक स्टेबल एलिमेंट के अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो वो मूव कर जाता है अनस्टेबल में, और जब अनस्टेबल जब टूटता है मेरे बच्चे, तो वो जब अनस्टेबल जब टूटता है देन इट रिलीज एंड एनर्जी।
ठीक है, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ तक मेरी बात सारी समझ आ गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तब आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू द 2 और द मोर स्मॉलर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में टूट जाए। अब लेट्स सपोज ये है मेरे पास एलिमेंट, अब ये एक 3 न्यूट्रॉन्स टूटे हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहे 3 न्यूट्रॉन्स में टूटा है। अब एक न्यूट्रॉन के आगे मैंने अगेन यूरेनियम डाल दिया तो वो फिर ब्रेक होके उसी तरह जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन के आगे हमने यूरेनियम डाल दिया, वो भी फिर ब्रेकिंग देन सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो होल आ रहा होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन। उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे? चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इन फिजन रिएक्शन द 2 or 3 neutrons may react with each nuclei produce 2 or more neutrons, and hence the fission may go on increasing, splitting more and more nuclei. Such a reaction is called the chain reaction. इस reaction को हम क्या कहते हैं? chain reaction बोलते हैं। ठीक है, and this chain reaction is basically the chain reaction is not control reaction. The amount of energy may cause a distinct result, and great destruction such as a chain reaction is called the uncontrolled reaction, and it is used in atomic bomb. इस बात को याद रखिएगा, अगर सवाल आ जाता है चेन रिएक्शन इज अ कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, सो इट्स आंसर इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। बट विद पैसेज ऑफ टाइम आजकल न्यू मॉडर्न फिजिक्स आ चुकी है। न्यू मॉडर्न फिजिक्स में वी हैव एबिलिटी टू कंट्रोल दिस रिएक्शन। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि सर हाउ कैन वी कंट्रोल दिस रिएक्शन? मेरे बच्चे, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड। ठीक है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड क्या काम करेगा? अगर हम न्यूट्रॉन्स के सामने रख देंगे तो सारे के सारी जो भी न्यूट्रॉन्स थे वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और हमारे पास अगर इसके सामने अगर हम कोई एक और यूरेनियम कंपाउंड रखते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो वी कैन कंट्रोल दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैडमियम रॉड। द नेम ऑफ दिस रॉड इज कैडमियम रॉड। ठीक है, कैडमियम रॉड भी हम इसको कहते हैं, एंड विच इज मेड अप ऑफ बोरॉन। ठीक है, और द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड, ये इसके नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक ये मेरी बात सुनिएगा। A chain reaction is called a control chain reaction. For controlling a chain reaction, boron or the cadmium rod are used, which absorb the surplus neutrons. जो क्या करेगा? न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेगा, absorb कर लेगा। Is it clear to all of you? Any confusion? Any query? क्योंकि हम जब उसके अंदर ऐड करते हैं ना, ये देखो, ये यूरेनियम कंपाउंड है, ये स्टेबल फॉर्म है 235 एंड देन 92। इसके अंदर हमने एक न्यूट्रॉन ऐड करवा के उसको अनस्टेबल कर दिया। नाउ दिस अनस्टेबल इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द 2 अदर एलिमेंट्स, बेरियम एंड द क्रिप्टॉन। ठीक है, चलें जी, नंबर नेक्स्ट पर अभी हम मूव करेंगे न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या चीज़ है? अब वो क्या था हमारे पास? फिजन में क्या था? स्मॉलर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द बिगर वन। अब ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या चीज़ हो रही होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर बाय 2 or more small nuclei diffuse to form a heavy nucleus with the release of large amount of energy। ठीक है, जाहिर सी बात है वो अपने अंदर से क्या चीज़ करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अब कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या होता है?
दो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं लाइक रेडियो आइसोटोप्स है हमारे पास, ठीक है ना, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्राइटियम. व्हेन वी कंबाइन दीज टू एलिमेंट्स देन दे फॉर्म द बिगर वन. बिगर वन कैसे फॉर्म करेगा, क्योंकि इन दोनों के न्यूक्लियॉन नंबर्स जब ऐड होंगे 3 + 2 5, 1 + 2 2, तो हमने देखा 5 और 2 तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं आ रहा था, ठीक है, नंबर्स नहीं आ रहे थे. तब हमने क्या किया, जाहिर सी बात है एक न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी भी रिलीज करेगा. तो इसमें से जब 1 माइनस करवाया तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन गई 4 और 2 की. जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में देखा 4 और 2 किसका नंबर आ रहा है, तो हमें पता चला ये नंबर आ रहा है हीलियम गैस का, ठीक है, तो ये बन गया हीलियम. सो दैट when the deuterium and tritium combine together then they form the हीलियम, ठीक है, हीलियम विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. जाहिर सी बात है कि हीलियम फॉर्म हो जाएगा और वो अपने अंदर से एनर्जी भी रिलीज कर देगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? ठीक है. अच्छा, एक बार लाजमी याद रखना, यहाँ पे अब क्या हो रही है, मेकिंग हो रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रही. जब भी हमारे पास जब मेकिंग होती है तो भी एनर्जी रिलीज होती है. किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है मेरे बच्चे? न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन बिकम मोर टाइटली बॉन्ड टू वन another. As a result, the nuclear potential energy lowers and energy is released. जाहिर सी बात है लोअर एनर्जी उसमें से क्या हो जाएगी, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है. यस. अच्छा, इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखिएगा और डिफरेंस देखिएगा. इन दोनों में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में सिमिलैरिटीज क्या है मेरे बच्चे? इसमें सिमिलैरिटी ये है, नंबर 1 फिजन एंड फ्यूजन में, कि दोनों रिलीज करते हैं एनर्जी. एक ज़्यादा करता है तो एक कम करता है, बट एनर्जी इज रिलीज, नंबर 1. नंबर 2, लॉस अ पार्ट ऑफ मास, ठीक है, इनका मास भी लॉस होता है, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई सिमिलैरिटीज दोनों की. अब डिफरेंस क्या है? यूजेज ऑफ यूरेनियम कंपाउंड और इसका क्या होता है, स्प्लिट ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें स्प्लिटिंग होती है. इसमें क्या होता है, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या होता है, कंबाइन न्यूक्लियाई, इसमें कॉम्बिनेशंस होती है, क्योंकि व्हेन टू स्मॉलर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म द बिगर वन. ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? ऑल गुड ऑल ऑफ यू? यहाँ तक मेरी बात सारी समझ आ गई है? हाफ लाइफ के कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे. ऑलमोस्ट ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा चैप्टर. इसको अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? अच्छा, ये दो छोड़ दें चीज़ें, अब ये नहीं आती, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. सुन लो, अगर याद रखना है नेचुरल कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जो अपने अंदर से रेज एमिट कर रहे होते हैं and they have the greater atomic number is greater than 82, जिनका atomic number 82 से greater होता है. These elements are the natural radioactive elements and the elements which we formed are radioactive by bombardment them proton, neutron or the alpha particle. ये देखो अभी मैंने आपको सिखाया था ना रेडियो आइसोटोप्स. रेडियो आइसोटोप्स से अभी हमने क्या किया, रेडियो आइसोटोप्स जो भी हमने किए थे उससे हमने क्या चीज़ फॉर्म की थी, ये वाले जो एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे ये फॉर्म हुए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एंड द नेम ऑफ दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड दिस होल प्रोसेस कॉल्ड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एज वेल. इज इट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा. बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने अभी बता दिया कि व्हेन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म द बिगर वन. मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड की है, थोड़ी देर में ही मैं वीडियो डाल दूंगा, आप ना इसको वापस से देख सकते हैं और अपनी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं. बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँगा.
ओके मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट मिनट। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम लोग स्पेस को डिस्कस करके और फिर ईयरली फिर पास पेपर 2-3 और करेंगे और कुछ होमवर्क करेंगे। ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।